ठीक, थैंक यू अनिल जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के साथ 92 वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों के साथ जुड़े विषयों पर चर्चा करने के लिए देश भर से लोग जुड़ते हैं हर रविवार को। नॉर्थ ईस्ट से दूर से डॉक्टर लक्ष्मण जुड़े हुए हैं, अरुणा दीदी जुड़ी हुई हैं अलग अलग जगहों से। ये हवाएं जब मार्च अप्रैल की हवाएं कुछ इस तरह से अपना इफेक्ट डालती हैं कि आज भी हम जैसे लोगों को बचपन में ले जाती हैं। तो एक परीक्षा का जो तनाव होता था वो सहसा ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है। जिंदगी एक इम्तहान है तो इम्तहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजर कर रोशनी कहलाएंगे। अंधेरों से रोशनी तक के सफर के बीच में हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कोई न कोई परीक्षा देता है, कोई न कोई इम्तिहान देता है। पर उस परीक्षा का वास्तविक प्रेशर कितना होता है बच्चों के प्रति, किस तरह का मानसिक तनाव से बच्चे गुजरते हैं परीक्षा के दौरान। अभी 2 दिन पहले भी मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ, पूरे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर ही संवाद किया। उसी कार्यक्रम से प्रेरित होकर आज हम भी परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव और किस तरह से उस तनाव को मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर रितु शर्मा, एडिटर इन चीफ ऑफ अ मंथली मैगजीन बीइंग माइंडफुल एंड फाउंडर मेंबर ऑफ BMLF भोपाल। She has been working in the field of happiness and well-being for a long time. लगभग 20 सालों से आप इसमें काम कर रही हैं। पर्दे के सामने besides Dr. Ritu has written some books on happiness including Pathway for TLCCS, Dr. Harishankar Girl University and some other education। काफी लंबा अनुभव रहा है आपका, हैप्पीनेस को लेकर के आप काफी दिनों से काम कर रही हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रितु शर्मा, आप अपनी बात रखें। आज का जो हमारा विषय है, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच चौबे जी, और आप सभी जो जुड़े हुए हैं आज के वेबिनार में, आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत लंबा चौड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे थे, तो खैर मूल बात ये है कि मैं हैप्पीनेस और वेलबींग को लेकर के काम कर रही हूँ और काफी समय से फील्ड पे भी मैं एक्टिव हूँ, बच्चों के लिए भी खासकर, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो भी बच्चों के ऊपर ही था। और उसके बाद में फिर जब मैं अपने PhD के बाद में फिर मैंने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाना और उस तरीके से अवेयरनेस को लेकर काम करना, हैप्पीनेस को लेकर काम करना, एक समझ डेवलप करना, बच्चों से बातचीत करना, बड़ों से बातचीत करना, तो हर एक एज ग्रुप के लोगों से इंटरेक्शन इस दौरान किया हमने इन सालों में। और मुझे याद आता है कि अभी कोरोना के पहले 2 साल पहले ही हमने एक ऑफलाइन हमने एक प्रोग्राम किया था एग्जाम अलर्ट के ऊपर, एग्जामिनेशंस के पहले 10th और 12th खासकर, तो उसमें भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इन विषयों पे, इन मुद्दों पे बातचीत होने लगी है। काफी समय से अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज ही शायद एक अखबार में मैंने पढ़ा, भास्कर में मैंने पढ़ा था कि लगभग 70% लोग मानसिक रोगी हो जाएंगे इस देश में। 70%, मतलब एक राजधानी की तरह ये देश हमारा आगे एक रूप ले सकता है। बहरहाल हम जिस टॉपिक पर या जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हैं, तो वहीं पर हम चलते हैं। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। अच्छा, मेरी आवाज आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर है जी। और कोई इंटरप्शन हो या ऐसा लगे कि दिख नहीं रहा है तो प्लीज बीच में ही बताइएगा, जिससे कि उसको कंटिन्यू रेक्टिफाई कर लें हम लोग। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एग्जाम्स का टाइम होता है तो बड़े मजे की बात है कि परीक्षाएं सर पे होती हैं। फरवरी मार्च के महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है
और इधर कोयल कूकने लगती है, आम बौराने लगते हैं, और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो बड़े ही मानसिक संत्रास से गुजरने के लिए तैयार होने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एग्जाम की या परीक्षाओं की घंटी बजने लगती है। और एक तरह से बच्चे अपने आप को एक 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 कहना चाहिए, जिसको बोलते हैं बलून में, एक बलून में अपने आप को कैप्चर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और बाहर एक तख्ती लगी होती है जिसपे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम सफरिंग फ्रॉम एग्जाम्स। तो ये परीक्षाएं जो है वो सफरिंग के रूप में कब बदलती हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए। चूंकि हम कभी भी बच्चों को या कहना चाहिए कभी भी हम इस तरह से ओपनली बात नहीं करते। हम सोचते हैं कि जो जो पढ़ाई है या जो किताबें हैं या जो परीक्षाएं हैं, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ऐसा हम अपनी तरफ से उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक अनावश्यक रूप से एक दबाव बन जाता है। दबाव बनने से बच्चे स्वाभाविक सी बात है कि दबाव होगा तो ना प्रिपरेशन करने में मन लगता है, ना ही अपने आप को का जो प्रदर्शन है उसके ऊपर काम करने का मन लगता है। तो इस तरीके से सारी स्थिति बड़ी गड़बड़ा जाती है, डावाडोल हो जाती है परीक्षाओं के दिनों में। लेकिन जब से हमने इस बारे में चर्चा करना शुरू किया है, हमने ऐसा पाया कि नहीं, वाकई में जो तनाव है परीक्षाओं का बहुत बढ़ जाने से बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2015 या 16 की घटना है, मध्य प्रदेश में काफी सारे बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। यहाँ पे बाल कल्याण समिति के काफी सारे सदस्य बैठे हुए हैं। चौबे जी, आप भी शायद जानते ही होंगे, आप भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर परीक्षाओं के दौरान परीक्षा के रिजल्ट आ गए, उसके बाद में इतनी सारे सुसाइड्स देखने को मिले कि सरकार को थोड़ा सा एक चेतना आई कि नहीं, अब इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है, और हमें जड़ को समझना पड़ेगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे तनाव से घिर रहे हैं, और ये जो परीक्षाओं का तनाव है ये उनके जीवन को खत्म कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इसके रूट्स में है और किस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। आप शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तो हम अपने अपने मन को वर्तमान में हमें रखना चाहिए, लेकिन हम पहुंच जाते हैं अतीत में या हम पहुंच जाते हैं फ्यूचर में। स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मन एक बड़ा ही गतिशील एक तत्व है हमारे होने का, हमारे बीइंग का। तो हमारा मन चूंकि चंचल है, और हम ये सदियों से ये बात हम जानते रहे हैं, तो पास्ट में हम होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं। तो जो काम करने का जो मोमेंट होता है, जो क्षण होता है, वो वर्तमान का होता है, और वर्तमान में हम नहीं होते। इस वजह से हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन, जो हमारा माइंड है, वो दोनों तरफ दिशाओं में घूमता रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते होंगे, आपने कई सारे अपने आप को भी खुद महसूस किया होगा कि कभी कभी होता है कि हम रास्ते से चल रहे होते हैं और हमें कोई आवाज देता है, लेकिन हम अपने ख्यालों में खोए हैं, हमें पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है, जब वो नजदीक आके हमसे बोलता है कि मैं आपको कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे, तो क्या कान बंद थे या उसकी आवाज नहीं आई थी? नहीं, आपके कान भी खुले हुए थे, आप कि तक आवाज भी पहुंच रही थी, लेकिन जो सुनने वाला है, जो आपका ध्यान है जिसको बोलना चाहिए, वो कहीं और था, वो कहीं और इंगेज्ड था। इस वजह से ऐसा हुआ। ओवरऑल मैं जो बात कर रही हूँ उसको आप समझने की इस तरह से कोशिश कीजिए, करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये जो चीजें होती हैं तनाव को पैदा करने वाली, वो स्थितियां कौन सी होती हैं और उनसे निकलने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं। तो बस वही बात है कि आपके मन को अपने वर्तमान में होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान एक ऐसा एक जंक्चर है, एक ऐसा, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन एक जंक्चर पॉइंट होता है, जंक्शन जिसको हम कहते हैं, जहां पर बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं और दूसरे रास्तों पर जाती हैं या भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। तो ऐसे ही प्रेजेंट या वर्तमान जो होता है हमारा, वो हमारे फ्यूचर में जाने के लिए
एक पॉइंट है, और वही पॉइंट से हम पास्ट में या अपने अतीत में भी चले जाते हैं। मैं इसलिए ये बात बड़े जोर देकर कह रही हूँ क्योंकि चाहे कोई एडल्ट हो चाहे कोई बच्चा हो, सबके मन के काम करने का जो तरीका होता है वो एक सा होता है। ठीक है, बच्चे थोड़े से और इनोसेंट होते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग है उसको ज्यादा मतलब कि विकृत नहीं किया गया है, तो वो अपने प्रेजेंट में रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, 10th बोर्ड आया, 12th बोर्ड आया, और उसके सामने उसके पेरेंट्स से या फैमिली से प्रेशर मिलता है, बाहर पीयर से प्रेशर मिलता है, स्कूल में प्रेशर मिलता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और उसका खुद का भी एक अपने आप से एक उम्मीद होती है कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है, कितना करना है। लेकिन इन सारे प्रेशर्स के बीच में होता क्या है कि जब जब जो प्रेजेंट का जो मोमेंट है, जिस क्षण उसको तैयारी करनी है, दिमाग को ठंडा रख के और अपने आप को बिल्कुल कूल करके, और कहना चाहिए बिल्कुल हार्मनी में रख के उसको तैयारी करनी, तो वो नहीं कर पाता है। नहीं कर पाने की वजह से एक तनाव पैदा होता है। और वैसे भी देखा जाए तो जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, तनाव का मतलब ये होता है कि आपकी आशाएं, अपेक्षाएं और आप आज जो हैं उसके बीच में गैप हो गया है। जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाया, हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे। तो ये जो बीच में ये जो सिचुएशन बन रही है, ये जो खींचतान जो हो रही है, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। परसेप्शन और रियलिटी, दो एरो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। परसेप्शन का मतलब होता है कि क्या मेरा दृष्टिकोण है, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता क्या है। तो ये इससे हम बहुत ज्यादा अच्छे से इन शब्दों से परिचित हैं। हम अपने जीवन में हम बहुत बार देखते हैं कि वास्तविकता कुछ और होती है और परसेप्शन कुछ और होता है, दृष्टिकोण कुछ और होता है। यानी कि परसेप्शन कई बार फेल हो जाता है जब रियलिटी की जमीन पर वो पड़ता है। तो परसेप्शन और रियलिटी दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन वाली चीजें हैं। परसेप्शन में कुछ इमेजिनेशन या कल्पना होती है, वास्तविकता तो बिल्कुल नेकेड होती है, जैसे कि हम जानते हैं। वास्तविकता क्या होती है कि जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एग्जाम्स वाली परीक्षाएं हो, चाहे वो जीवन से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, हर क्षण परीक्षा भरा है। हर 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 उम्र के हर पड़ाव में परीक्षा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब भी उसको फाइट करनी पड़ती है, सांस लेने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो वो भी परीक्षा है। लेकिन ये क्या चीज है जो उसको अपने आप से ही मिली हुई है? ये जो सहजता का गुण जिसको हम कहते हैं, सहजता का गुण हर हर क्रिएचर में, हर प्राणी में इस दुनिया में मिला हुआ है। हमें उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर दूं कि जैसे एक बीज होता है, उस बीज को हम धरती पे उसको हम डाल देते हैं। हम भी क्या डालेंगे, हम तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन वह बीज अगर धरती में कहीं पर पड़ा हुआ है, जब उसके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और वातावरण उसके अनुकूल होता है, तब वह अंकुरित हो जाता है। उसको कौन बताता है कि आपको अंकुरित होना है, आपको बढ़ना है, आपको ऐसी पत्तियां देनी है, आपको ऐसा फल देना है, आपको ऐसा फूल देना है? तो जब एक बीज या एक छोटा सा पौधा इस संसार में आता है, तो उसको भी पता है कि कैसे उसे ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो हम मनुष्य हैं, हम तो बहुत सर्वश्रेष्ठ कृति हैं इस पूरे संसार की, जगत की कहना चाहिए। तो हमें हर चीज को बताने की क्यों जरूरत है? हमारे बड़ों ने हमको बताया है। निश्चित बात है, किसी हमारे ग्रूमिंग के लिए ही हमें कोई चीज बताई जाती है, अच्छा अच्छा करने के लिए, हमारा हमारा जो रूपांतरण है वो अच्छे से हो, इसलिए हमें बताया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति में एक सहजता का गुण होता है। उस सहजता को गुण को पहचानने के लिए ही सारी शिक्षा व्यवस्था खड़ी हुई है। सारा कुछ जितना भी सीखना सिखाना है उसी के इर्द गिर्द होता है। जितने स्कूल्स हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, जितना भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है, कोर्स है, किताबें हैं, जो भी कुछ है, वो सारा ही कुछ व्यक्ति के अंदर की जो उसकी जो आंतरिक उसके जो गुण हैं, सहजता वाले जो गुण हैं, जिससे कि वो जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, वही गुण उसको निखारना है। और इनके लिए ही ये सारा तामझाम, सारा कारोबार है, जिसका कि अब इस युग में बहुत कमर्शियलाइजेशन किया गया है। पहले कहा भी जाता था विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय देती है। तो विनय देती है मतलब वो गुणों की ही बात कर रहे हैं ना हम।
तो लेकिन अब हमने उसको किताबों तक सीमित कर दिया है, हमने केवल रटने तक सीमित कर दिया है, हमने अच्छे नंबरों तक सीमित कर दिया है, हमने कंपटीशन तक सीमित कर दिया है। तो बात यही है कि आप जो है दृष्टिकोण क्या दे रहे हैं और किस तरीके से आप उसको रियलिटी से दूर कर रहे हैं। वास्तविकता से जितना हम नजदीक रहेंगे उतना ही हमारे अंदर एक शुद्धता का गुण आएगा, एक सहजता के गुण के साथ में हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये चीज हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अगली साइड में आपको बताती हूँ, वही मैंने अभी जैसे कि कहा कि स्ट्रेस जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस, इट इज आवर रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंस। हमारे साथ क्या हुआ है उसका रिस्पॉन्स है ये। स्ट्रेस कोई अलग से आता नहीं है, हमें कोई दे नहीं जाता है। हमारे साथ कुछ घटना होती है, आंतरिक स्तर पर हो, बाह्य स्तर पर हो, जो प्रक्रिया है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, और उस प्रक्रिया के कारण एक तनाव उत्पन्न होता है जिससे कि हम उसे, हमारा जो शरीर है वो, हमारा शरीर या हमारा व्यवहार में उसका रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। और जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को हम चूज कर सकते हैं। राइट। रिस्पॉन्स से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अगर तनाव आता है तो कई लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं, कई लोग अवसाद में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। मतलब कई लोगों से मेरा मतलब है कि हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से ये दिखाई देता है। जरूरत इस बात की है कि हमको पहचानना है और हमने जो रिस्पॉन्स हमें जो मिल रहा है देखने को, उसके बाद हमें करना क्या है। कई बार तो हमें अपने घर में भी पता नहीं चलता कि क्यों स्ट्रेस में कोई है, क्या कारण है। तो ज्यादातर जो स्ट्रेस का कारण है वो इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, डिजायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हम भले ही चाहे हम थोप रहे हो उसको या हमने पाल रखी हो, जो भी हो, लेकिन इस तनाव से जो जो रिस्पॉन्स निकल के आता है, उस रिस्पॉन्स को हम समझ सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। ये बहुत आप, मैं इसमें डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। सिम्टम्स हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए, खासकर जो बाल कल्याण समिति के सदस्य जो आज जो जुड़े हुए हैं इससे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी काफी काम किया है इसमें CWC में। और मैं बच्चों के साथ देखा भी है, क्योंकि बच्चे वहां पर जो बच्चे हैं बहुत ही उनका हायर लेवल का तनाव होता है। एक रिसर्च पेपर भी मैंने इसके ऊपर बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था तनाव और एंजाइटी को लेकर के, तो दिखाई पड़ता है। और इनफैक्ट जब मैं मेडिटेशन के लिए वहां जाती थी तो ये भी दिखाई पड़ता था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल के, 8 साल के, 7 साल के, तो वो मेडिटेशन के दौरान ही सो जाते थे। वहां पे मेरे सामने ही बैठते थे आगे की लाइन में, 70-80 बच्चे थे, और छोटे बच्चे पहले ही मेडिटेशन के शुरू होने के तुरंत बाद वो सो जाते थे, क्योंकि वो रिलैक्स होते थे अंदर से कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हमें ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे हम पेरेंट्स हों, चाहे हम समिति के सदस्य हों, चाहे हम एक साधारण मनुष्य हों, हमें अपने अंदर क्या घट रहा है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा? प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए। आप कंटिन्यू करिए, कर जी दिया जी। जी। तो कॉमन सिम्टम्स जो है वो जान लेना बहुत जरूरी है, कि आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं किसी चीज को लेकर के, या आपको बड़ा मुश्किल होता है जो डेली के जो काम हैं, काम रूटीन के जो भी होते हैं आपके घर के। मैं इसको पर्टिकुलर एज ग्रुप में नहीं बांट रही, क्योंकि ये सभी के साथ एक सा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। और इनफैक्ट अभी मेरे जो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो शायद सभी वयस्क हैं, सभी बड़े हैं। तो उनको अपने आप को पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। आप अपने आप को पढ़ेंगे तभी आप बच्चों के साथ में जाके काम कर सकेंगे और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, तो ये सारे सिम्टम्स जान लीजिए कि स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। यदि आपको टेंशन, मसल्स में टेंशन होती है, या आपको थका थका महसूस होता है, या आपको इस तरीके से मतलब हमेशा किसी ना किसी बात को लेके कुछ प्रॉब्लम ही महसूस होती रहती है, और बहुत सारे थॉट्स आपके लगातार दिमाग में चलते रहते हैं जिनका कोई ओर छोर नहीं होता, फिर भी आप अननेसेसरली उसको सोचते हैं, अनावश्यक रूप से वो आपके दिमाग में आ रहे हैं। सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज्यादा आप सो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप खा रहे हैं, या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये तनाव के लक्षण है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या है, मुझे इसमें क्या करना है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आती है, खासकर जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग, मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो सोचने का एक तरीका होता है, जो थॉट प्रोसेस होती है, बहुत ही मतलब इतनी वास्ट है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमारे भीतर कब एक कोई विचार पैदा होता है और वो कब इतना बड़ा क्लाउड के रूप में बन जाता है, विचारों का बवंडर बन जाता है, और हम उसमें उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई। और इस सुबह दोपहर शाम में हम जितने भी अपने काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं आती। क्वालिटी आने के लिए ही हमको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करना चाहिए। स्लो डाउन क्यों करना चाहिए? क्योंकि एनर्जी आपकी एक ही है, ऊर्जा जो होती है वो एक ही होती है। उस ऊर्जा को चाहे तो आप सोचने में लगा दें, चाहे तो आप अपने काम में लगा दें, चाहे तो आप किसी और चीज में लगा दें। जितना ज्यादा हमारी ऊर्जा का कहना चाहिए उसका बंटवारा होगा, ऊर्जा जितनी ज्यादा अलग अलग दिशाओं में बटेगी, उतनी ही उसकी क्वालिटी कम होगी। क्वालिटी कम होगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम होगी। तो सीधी सीधी बातें ये जुड़ी हुई हैं कि हमारा जो विचार हैं वो किस तरीके से हमारे कहना चाहिए परफॉर्मेंस या प्रदर्शन को बहुत तेजी से या बहुत सशक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग हमेशा बहुत ही विषाक्त होती है, कहना चाहिए कि कभी भी आपके साथ में कोई घटना हुई, बुरी घटना हुई, तो आप उसको ओवर एनालाइज करने लग जाते हो कि घटना तो हो गई। आप उससे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। आप उसके बाद जब होश में आते हैं तो आप यही सोच सोच के परेशान कई लोग होते रहते हैं कि अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ओ मुझे तो बहुत चोट आई, अरे मैं तो एक्सीडेंट, तो उसी बात को लेकर के वो पैनिक होते रहते हैं। जैसे कि हमने अभी कोरोना के टाइम में भी देखा, इतनी भीड़ होती थी शॉप्स में, दुकानों में, सुपर बाजार में, मार्केट में, लोग सामान खरीदते जा रहे हैं, अन्य से अनावश्यक रूप से इकट्ठा कर रहे हैं, पैनिक हो रहे थे। ये सोच सोच के कि अब कोरोना आ गया तो फिर ये पता लगा कि क्या होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा और कुछ सामान नहीं मिलेगा, पैनिक होकर के लोगों ने इतनी खरीदारी की है। तो ये ओवर थिंकिंग करने का कोई सेंस है क्या? इसको आपको एनालाइज करना चाहिए, इसको किसी को भी एनालाइज करना चाहिए कि मेरी थिंकिंग कब विशियस होती जा रही है, कब ये बवंडर के रूप में बदल रही है। एक थॉट आया, मुझे वहीं अलर्ट हो जाना है कि मेरे अंदर जो थॉट आया है वो क्या जरूरी है, उस पर सोचना है। क्योंकि 90% जो थॉट्स होते हैं, हम 1 मिनट में हजारों थॉट जनरेट करते हैं, हजारों, ठीक है। और उन हजारों थॉट्स में से बहुत ही कम होता है जो हमारे काम के होते हैं। जितने हमारे हमारे निर्णय करने वाले जो विचार हैं वो बहुत कम होते हैं, जिन पे हम निर्णय करते हैं और जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी सब हमारी पास्ट मेमोरी होती है, फ्यूचर के प्लानिंग्स होते हैं, या कुछ भी होता है जिसका कोई और छोर नहीं होता है। कभी कभी गाना ही दिमाग में चलता रहता है, कभी कभी पिक्चर का सीन चलता रहता है, कभी कभी कोई घटना आ जाती है। तो इस तरीके से पूरा खिचड़ी पकती रहती है दिमाग में। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो अल्टीमेटली सिचुएशन आपके दिमाग की क्या हो जाती है? ऐसी हो जाती है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, दो लोग बैठे हैं, दो लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। वो जो दूसरा है वो पूछ रहा है कि भाई ये इतने सारे धागे जो निकल रहे हैं दिमाग से, इतना सारा गुच्छा है, ये क्या है? तो कहते हैं जस्ट माई माइंड। तो माइंड की सिचुएशन हमने ऐसी जो बना रखी है वो कहाँ लेकर जाएगी हमको? जब हमारा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड माइंड है तो क्या हमारे काम में गुणवत्ता आएगी? क्या हमारे पढ़ाई में गुणवत्ता आएगी? क्या हमारे एग्जाम देने में गुणवत्ता आएगी? और सिर्फ एग्जाम देने की बात नहीं है, बात यह है कि हम हमारे हम मानसिक रूप से कितने प्रिपेयर्ड हैं। मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होने का मतलब है कि हम कितने शांति के साथ में निर्णय ले सकते हैं, हम किसी ऑड या एडवर्स सिचुएशन को कितनी शांति से हम हैंडल कर सकते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में बिना आपा खोए हम किस प्रकार से उनका सामना कर सकते हैं, और हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो जितने भी सारे आंतरिक गुण हैं, ये केओस में कभी नहीं आते। जो दिमाग का जो केओस है, जैसा आप अभी देख रहे हैं, उसके लिए हमको जरूरी है कि सोचना पड़ेगा कि क्या करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव टाइम।
क्या करें, टाइम नहीं मिलता। हर व्यक्ति की ये शिकायत होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि टाइम तो है, 24 घंटे का जो टाइम का जो स्रोत है वो सबके लिए एक साथ बह रहा है, ठीक है। देश काल के हिसाब से बदलता है, लेकिन अमूमन सबके लिए इतना ही समय मिला है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम। तो उस टाइम का किस प्रकार से हमने यूटिलाइजेशन किया है, उपयोग किया है। उपयोग से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम क्वांटिटेटिव उपयोग कर रहे हैं। एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, वो अगर 4 घंटे बैठ के पढ़ रहा है लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड है दिमाग से, उसका ध्यान कहीं बार बार भटकता है, इधर उधर की बातें सोचता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब कि ही इज किलिंग हिज टाइम। वो टाइम को किल कर रहा है, उसके पढ़ने में कोई क्वालिटी नहीं है। इससे बचाने के लिए बच्चों के को हमको उस टाइम में अपने अंदर थोड़ा सा हमें झांकने देने के लिए एक जगह बनानी, एक सहूलियत बनानी चाहिए। ओवरऑल एज पेरेंट्स कह लें या एज वर्किंग CWC के मेंबर्स कह लें, कोई भी कह लें, एक जिम्मेदार व्यक्ति है हम, हमारे आसपास बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम उनको इन चीजों से अवेयर तो कराएं कि ऐसा ऐसा है, आप इसमें से क्या विकल्प लेना चाहते हो। आप विकल्प थोपना नहीं है, उनको केवल मौका देना है, उनको एक वातावरण, एक माहौल तैयार करना है कि वो खुद समझें, खुद जाने। जब तक कोई चीज उनके किसी एक्सपीरियंस में, अनुभव में नहीं आएगी, वो उनके लाइफ का हिस्सा, उनके काम मतलब उनके बोध का हिस्सा कभी नहीं बनती है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि समझें कि क्या करना है। Successful study is never about applying time. It is all about applying your mind. You need to be mindful. टाइम को अप्लाई करने से नहीं बनती है सक्सेसफुल स्टडी जो है, वो हमेशा आपके माइंड को सही ढंग से अप्लाई करने से बनती है। क्योंकि वही मैंने कहा कि क्वालिटी डज मैटर, नॉट क्वांटिटी। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए अपने काम की, अपने अपने पढ़ने लिख या किसी भी काम की, सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, कोई भी काम हो। अगर बच्चा पढ़ने के अलावा पेंटिंग भी करता है, इनफैक्ट वो खाना भी खाता है, वो साइकिलिंग करता है या वो कुछ भी करता है, तो उसमें भी उसकी क्वालिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, इस पे हमें काम करने की जरूरत है और उसको पहले खुद पे अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चूंकि मैं माइंडफुलनेस को लेकर बहुत दिनों से काम भी कर रही हूँ, उसकी प्रैक्टिशनर भी रही हूँ और काफी अनुभव फील्ड का भी मेरे पास में है। तो बच्चों के साथ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो हमेशा अपने वर्तमान में होते हैं, तब तक कि उन्हें खींच करके ले जाया नहीं जाता। हम खींचते कैसे हैं बच्चों को, हम कहते हैं कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, कभी ये कहते हैं कि देखो ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाए। तो बहुत सारी चीजें जब बाहर से इम्पोज की जाती है तो बच्चा फिर फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको फ्यूचर के बारे में जानना या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना नहीं सिखाएं, लेकिन फ्यूचर टिका किस पे है, आपके प्रेजेंट पे। उस प्रेजेंट की वैल्यू करना, उस प्रेजेंट को पूरी तरह से जीना, उस प्रेजेंट में माइंडफुल रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अपने बच्चों को देना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तो मैं वही कहती हूँ कि क्या है माइंडफुलनेस। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि माइंडफुलनेस 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 क्या है। देख पा रहे स्लाइड। इट इज अ बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट, अवेयर ऑफ वेयर वी आर and what we are doing, and not overly reactive, overwhelmed by what is going on around us. सिंपल भाषा में इसको अगर हम समझें तो कहेंगे कि माइंडफुल रहने का मतलब होता है कि आप अपने पूरी पूरी टोटलिटी के साथ अपने वर्तमान में रहें, आपका मन वहीं हो, आपका शरीर वहीं हो और आपका पूरा ध्यान वहीं हो। तब ये तीनों चीजें अलग जब होने लगती हैं तो तनाव पैदा करती हैं। शरीर यहाँ पे है और मन जो है ऑफिस में है और काम हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं बैठ के टेबल पर और खाना खाते हुए हम सोच रहे हैं अपने अपने ऑफिस के बारे में, हमारा फाइल फलाना है, वो काम रह गया, ये काम रह गया। आप खाने की एक्शन में अपने ध्यान को ले जाते हो कहाँ पे, ऑफिस में। तो इस तरीके से ये जो ध्यान को, आपकी एनर्जी जो है, आपकी ध्यान की एनर्जी जो है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वेस्ट होगी। वो वेस्ट होगी तो फिर वो क्वालिटी खत्म हो जाएगी और जो खाना खाने की जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी इनकम्प्लीट रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। आपने भोजन किया मशीन की तरह और भोजन करके आप चले गए, ना भोजन बनाने वाले को आपने धन्यवाद किया,
ना उस भोजन का स्वाद आपने पूरी तरह से लिया, ना ही आपने संतृप्त महसूस किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे दिन भर में कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो हम बिना ध्यान के करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि जब हम कोई भी वाहन चलाना सीखते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो हम पहली बार जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बड़ा ही अलर्ट होकर चलाते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है और कहाँ एक्सेलरेटर है, और दाएं बाएं भी देखना है, सामने भी देखना है, पीछे भी देखना है। तो पूरी तरह से हमारा ध्यान उस गाड़ी चलाने की प्रक्रिया में होता है। इनफैक्ट हमें कोई टच भी करे तो हम उसको अवॉइड करते हैं या हमें ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। उसके बाद जब हम पूरी तरह से उसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं तो फिर हम बिना ध्यान दिए ही ऑटोमेटिकली गाड़ी को चलाने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग की कोई कार्यशैली है काम करने की, जो कि एक रिकॉर्डर की तरह होती है, और जिसमें जैसी चीजें फीड कर दी जाए वो वैसे ही करने लगती है। इसी तरह से हमारी जो और भी एक्टिविटीज हैं उनको भी हमें माइंडफुली करने की बहुत जरूरत होती है। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ कि हम चाहे कोई भी काम करें उसको पूरी तल्लीनता और तन्मयता से करने की कोशिश करें। जैसे कि छोटे बच्चे किस तरह से करते हैं, छोटे बच्चे अगर मिट्टी में खेल रहे हैं तो हम उनको अगर हटाना चाहें तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है। तो पूरी तरह से तन्मयता से वो काम कर रहे होते हैं। इस तरह से उनके बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है, खासकर जो छोटे बच्चे। अब बड़े बच्चों की बात है तो थोड़ा सा हम डिस्टॉर्टेड उनको कर रहे हैं, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, और डिस्टॉर्शन में ये सारा कुछ होता है कि बच्चे अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं रख पाते। तो अवेयरनेस, अपने वर्तमान की अवेयरनेस रखना, उसके लिए हमको समझ विकसित करना, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका इसके लिए ये होता है कि हम छोटी छोटी एक्शंस को पूरे माइंडफुल होकर करें। कोई भी छोटी एक्शन हो, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो चाय पीना हो, चाहे वो पानी पीना हो, चाहे वो घूमना हो फिरना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, या कुछ कोई और भी एक्टिविटी हो, उसको पूरे अटेंशन के साथ करना है। अब आप कहेंगे पूरे अटेंशन के साथ करेंगे तो तनाव पैदा होगा, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि तनाव पैदा नहीं करते हुए आपको अपनी अवेयरनेस को रिलैक्स मोड में रखना है और सस्पेंडेड रखना है। सस्पेंडेड रखने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय दूसरा कोई भी थॉट नहीं आए कि अरे वाह ठंडा पानी है, अरे ये गर्म पानी है, ओहो ये तो अजीब सा पानी है। तो ये सारे जो थॉट्स आते हैं कोई भी एक्टिविटी को करने में, ये थॉट्स आने के लिए हमें अवेयर होना है। आएंगे तो सही, थॉट्स आना बंद नहीं होंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं इनको आने देना है और जाने देना है। ठीक है, लेट कम एंड लेट इट बी। तो आए, रहें और चले जाएं। जब आपका ध्यान उसके साथ में अटैच नहीं होगा तो थॉट्स आएंगे और थॉट्स चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको प्रयास करना शुरू करना है। तो वैसे भी चाहे परीक्षाएं हो, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बताया, बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको भी सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि ना उसके पास कोई स्किल होती है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सहजता का गुण है जो उसको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। कोई भी हो, इस जगत का कोई भी बच्चा हो, जानवर का हो, इंसान का हो, पक्षियों का हो, सबको ही जो प्रयास है उस प्रयास को करना पड़ता है। और यही प्रयास को मेंटेन करते रहने की जो कला है, वो ही बैलेंसिंग ऑफ लाइफ है। लाइफ को किस तरह से बैलेंस किया जाए, तो हमेशा हमको इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को कि हमें ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हम नहीं सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो ये ख्याली पुलाव पकाएं, ऐसा हो जाएगा। जो हमारे पास जो अभी साधन है, संसाधन है, या हमारे पास जो अवसर है, उन पे हम अच्छे से ध्यान से काम करें। बच्चों को भी हम वही चीज करें कि आपके पास अगर एक किताब है तो उसको आपको करना है, वही आपको करना है और उसी में ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि जी रिस्पॉन्स टू फियर। ऋतु जी समय जी थोड़ा जी सा जी, ध्यान रखेंगे। जी जी ठीक है ठीक है, तो उसको मैं छोड़ती हूँ, कुछ स्लाइड्स मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बच्चों के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए कि हम अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज होती है, बच्चे कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता, हमारे को चीजें ध्यान नहीं रहती, हम कैसे लर्न करें, कैसे याद रखें। तो उसमें हमें ये जो एक स्लाइड आप देख पा रहे होंगे,
कि शार्प करने के लिए हमको अलर्टनेस का होना जरूरी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है, और एबनॉर्मल या बिग, ये एक जेस्चर होता है पढ़ते समय कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी मेमोरी कैसे काम करेगी। कोई भी चीज होगी कलरफुल होगी और हम उसको अलर्टनेस के साथ देखेंगे, उसमें रुचि होगी और वो कुछ अलग तरह का शेप ली होगी तो वो जल्दी याद रहती है। एक एग्जांपल है सामने आपके, देख पा रहे होंगे, एक डॉग है, देख पा रहे हैं ना, वो चश्मा लगा के बैठा हुआ है और उसके सामने कप रखा हुआ है। तो आपका ये बड़ा, चल नहीं रहा है, वीडियो चल नहीं रहा, वीडियो चल नहीं रहा है, अच्छा प्रेजेंटेशन से आप एग्जिट कर गए जी हैं। जी जी जी, अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आपने नहीं शायद दिख रहा, प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं 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 नहीं, नहीं, फिनिश कर चलिए लेते चलिए ठीक है, हैं। जी ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट हो ही गया था, पर कोई बात नहीं है, मैं इसको यहीं पर वो करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। वैसे भी बहुत सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली, और कहने का मतलब यही है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको हमको पहले सुनना है कि वो क्या उनके मन में चल रहा है और क्या वो सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। और सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बच्चों के साथ कभी आप सीढ़ी चढ़ के देखें, छोटे बच्चे खासकर हों, तो बच्चे खुद नहीं चलते, उसके पहले हम उन्हें खींचने लगते हैं। तो यही हाल हर क्षेत्र में है, बच्चों को खींचना नहीं है, उनके चाल में चाल मिला के उनको उनके चाल में चाल मिलाते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से एग्जाम के तनाव को कम करने के लिए अवेयरनेस लाना, वर्तमान क्षण के प्रति मौजूद होना, और अपनी जो स्किल्स हैं उनको शार्प करना। कुछ 2-3 चीजें और हैं जिसके बारे में वाइंड अप करना चाहूंगी कि आप कंसंट्रेशन को समझें, ठीक है, अलर्टनेस को समझें। परीक्षाएं जो हैं उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, याद करना है, पढ़ना है। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रटना नहीं हो, एक अंडरस्टैंडिंग या समझ को डेवलप करना हो, उसमें चित्र हो, उसमें अपने जो आपने पढ़ा है उसको आप समराइज कर सके और अपने शब्दों में लिख सके। इस तरह से कुछ गुण विकसित करने का उनको हमें कहना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि उनको पहचानने देना चाहिए कि ये तनाव है और ये आप हो, आप और आपका तनाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके ऊपर कोई चीज ओवर पावर नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज, परीक्षाएं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, इसलिए उसको उतना ही रखना है जितना कि आप उसको संभाल सको। नहीं संभाल सको तो भी आपका अस्तित्व इससे बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु मैडम। अभी जाइएगा नहीं, हम बातचीत करेंगे आपसे जी जी बाद में। सहजता के साथ सब चीजें स्वीकार करें और प्रेजेंट में रहें, दो क्रक्स जो आपके पूरे इस प्रेजेंटेशन से हमने सीखा और बच्चों को सिखाने की जरूरत है। हम इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है ऑटिज्म। कल विश्व ऑटिज्म दिवस था, उस पर काफी सारे प्रोग्राम्स भी हुए। डॉक्टर जफर मिनाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर उम्मीद ग्रुप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स एट भोपाल, बिलासपुर और नागपुर। विजिटिंग डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन है अपोलो बिलासपुर में। महर्षि दधीची अवार्ड 2009 में आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिशन डिसेबिलिटी रिडक्शन के लिए दिया गया था। डिसेबिलिटी रिडक्शन पे आप काफी काम करते हैं। ऑटिज्म वास्तव में क्या होता है और इसको किस प्रकार क्या कंट्रोल किया जा सकता है, अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा जिसमें पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद स्थापित न कर पाए या कर पाए तो समझ न पाए, इस स्थिति को या इस दशा को हम ऑटिज्म के नाम से परिभाषित करते हैं। विस्तार से ऑटिज्म से जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। ओवर टू यू डॉक्टर जफर मिनाई। धन्यवाद कृपाशंकर जी। मैं आभारी हूँ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का और विशेषता राघवेंद्र भाई जी का, जिनका सहयोग मेरे मिशन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में बहुत शुरू से रहा है और बहुत महत्ता रहा है। मैं आभारी हूँ इस फोरम का, और सभी मैडम ने, डॉक्टर रितु शर्मा ने भी बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही ज्वलंत विषय पे अपनी बात रखी और मेरे को भी उस पर बड़े प्रैक्टिकल टिप्स मिले। अब मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ, ऑटिज्म। सबसे पहले अगर हम एक आम भाषा में बोले तो ऑटिज्म क्या है, तो अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि ऑटिज्म क्या है, तो इसका सबसे अच्छा होगा कि जो भी बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, जो अपने में ही खोया हुआ है वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। यानी वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता,
उससे जो सोशली एक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं वो उसको नहीं समझ पाता। और ऊपर से ये बच्चा देखने में, यानी विकास की दृष्टि से, शरीर की विकास की दृष्टि से बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है। तो जो मुश्किल है वो ये है कि देखने में एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जो सामाजिक जैसे ही ढांचे में उसे लाया जाता है वहां परफॉर्म ना कर पाए, इस स्थिति को अगर शुरुआती 30 महीने में नहीं पकड़ा जाता तो इसके करेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि एक आम, अगर हम सोच के हिसाब से भी चलें, दुनिया में सबसे स्ट्रांग फीलिंग होती है कि हम हर काम अपनी मर्जी से करें। समाज और समाज के नियम हमें उसके दायरे में रह के काम करने की आदत डालते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाकी पक्ष हो। और अगर एक बच्चा सिर्फ अपने ही मस्त उसमें है, उसको किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से या सामाजिक परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास सबसे स्ट्रांग चीज है कि वो वैसे ही रहे। और ऐसी स्थिति में उसका समाज में योगदान लगभग असंभव हो जाता है अगर उसको एक बार उसका रिवॉर्ड सिस्टम इस तरह से डेवलप हो जाए कि इस तरह के व्यवहार से वो एक्टिवेट होने लगे और उसको इस व्यवहार में मजा आने लगे। ये एक ऐसी लत है जिस तरह से किसी ड्रग एडिक्ट के लिए उसका रिवॉर्ड सिस्टम जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो रिहेबिलिटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी प्रकार इन बच्चों का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए इन बच्चों को अर्ली डिटेक्ट करना, अर्ली पकड़ना। और क्या इसके लिए कोई बड़ी ज्ञान या बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता है? तो जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये कि इसका ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं जो हम एमआरआई से बोलें या ब्लड टेस्ट से बोलें जिससे कि इसका हमारे को डायग्नोसिस मिल सके। उसके लिए आवश्यकता होती है, अगर हम डिटेल में जाएं तो साइकोलॉजिस्ट से उसके टेस्ट होते हैं, जो बिहेवियर टेस्ट होते हैं, जिनसे कि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे भी पहले अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने बोला ये तो एक बहुत आम भाषा थी कि ये बच्चे जो अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं। लेकिन अगर हम उनके डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करें, यानी विकास के क्रम की बात करें, तो ये बच्चे चलने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इन बच्चों का हाथ का काम बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसे हम फाइन मोटर बोलते हैं। बेसिकली सोशलाइजेशन और स्पीच और कम्युनिकेशन में इनका अफेक्ट होता है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन, यानी बोलना और परिवार या समाज के साथ उनका इंटरेक्ट करना, वो अफेक्टेड होता है। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से ये जो है ये लिमिटेड अपने ही व्यवहार की चीजों को रिपीट करते जाते हैं। एक ही तरह के कपड़े पहनना, एक ही खिलौनों से खेलना, एक ही तरह का गाना देखना, एक ही तरह का खाना खाना, जो भी होगा वो, या बार बार एक ही शब्द का रिपीट करना। इसके लिए जो कंफ्यूजन होता है वो क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है कि 1/3 बच्चे इनमें से बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंटल मेंटल एज के होते हैं, यानी उनका मेंटल रिटार्डेशन उनमें नहीं होता। ये कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन से अलग है, जबकि 1/3 बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है ऑटिज्म के साथ। बट जो 1/3 बच्चे नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के होते हैं, यानी उनमें मानसिक विकलांगता नहीं होती है, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी मर्जी के एरिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बगैर बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर मैं बोलूं एक 2 साल का बच्चा है तो पता चलेगा वो यूट्यूब पे अपनी मर्जी का गाना निकाल लेता है, लेकिन अगर हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब माँ बाप कंफ्यूज होते हैं कि भाई ठीक है, ये अभी एक बार नहीं बोल रहा, अगली बार बोलेगा। फिर वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो 3 साल का काम कर रहा है, वो 4 साल का काम कर रहा है, उसकी मर्जी का गाना बजता है, वो 2 कमरे दूर से भाग के आ जाता है या पहली मंजिल से नीचे भाग के आ जाता है, वो सुनने लगता है। लेकिन जब सुनता है तो उसमें इतना खो जाता है कि वो वापस, हम उसको कितना भी बुलाने की कोशिश करें तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके अलावा वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता। 1/3 बच्चों में, लगभग 35% बच्चों में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो 1 से 2 साल के बीच में पकड़ी जा सकती है, वो है पहले बोलना शुरू करना। यानी वो माँ बाप, पिता माता, जो भी हम घर में बोलते हैं, पापा मम्मी, वो ये शब्द बोलना शुरू करते हैं और 14 से 16 महीने के बीच में लगभग बोलना बंद कर देते हैं। फिर चाहे बाद में वो वापस बोलना शुरू करें। वो 1 साल में लगभग नॉर्मल नमस्कार करना, टाटा करना, बाय करना, ताली बजाना शुरू कर देते हैं, पर बाद में 16 महीने 14 महीने के आसपास उसे बंद कर देते हैं। तीसरा जो है वो है प्ले एक्टिविटीज, यानी शेयरिंग करना। हमारी एक मानव की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है अपने व्यवहार या अपनी चीजों का शेयर करना,
अगर हम परेशान हैं तो उसके विषय में बात करना, अगर हम खुश हैं तो उसको शेयर करना। इन बच्चों की समस्या ये होती है, ये बेचारे अपनी चीजों को किसी भी तरह से शेयर नहीं कर पाते, और ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के 2 साल में। इसके अलावा कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, यानी ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते। कई बच्चों में आवाज को लेकर समस्या होती है, यानी या तो वो प्रेशर कुकर या मिक्सी की आवाज से एकदम घबरा जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या कान बंद कर लेंगे। उन्हें कई बार पंजा रख के चलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि टच की वजह से, या चबाने में समस्या होती है अगेन टच की वजह से, जो सेंसी डिसइंटीग्रेशन के साइंस है। तो कंफ्यूजन क्यों था? कंफ्यूजन इसलिए था माँ बाप को कि वो बच्चा अपनी मर्जी की तो चीज कर रहा था, लेकिन जब आप उनसे पूछ रहे थे या उससे कोई काम बोल रहे थे, जो एक 18 महीने का बच्चा एक सिंगल लाइन कमांड कर देता है कि रख दो, ला दो, मत करो, बैठ जाओ, वो उनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की कोशिश नहीं करता, या मैक्सिमम 1 से 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है वो इसलिए होता है कि ये अलग अलग सेटिंग्स में डिफरेंट बिहेवियर रख सकते हैं। इनका एक व्यवहार अपने माँ बाप के साथ होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं, हम इन्हें मॉल में लेके जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में लेके जाते हैं, तो इनका व्यवहार हमें बिल्कुल अलग होता है। तो माँ बाप के लिए अगेन ये समस्या होती है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाए भी तो कौन सा व्यवहार बताए। सबसे बड़ी चीज, ये सारे विषय इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जैसा मैंने आपसे बोला कि वर्ल्ड में 2 स्टडीज हुई, जो लगभग बहुत बड़ी स्टडीज थी, 40,000 से ज्यादा बच्चों पे की गई, जिसमें यह देखा गया कि अगर इन सिम्टम्स को हमने लगभग 30 महीने से पहले आइडेंटिफाई किया और इन बच्चों को इन जो डेफिसिट्स हैं या जिन एरियाज में उनको डिफिकल्टीज हैं उनमें सपोर्ट किया, तो लगभग 30% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि आज वर्ल्ड में 1% जो जनसंख्या है वो ऑटिज्म से पीड़ित है, और उसकी समस्या इसलिए और विकराल रूप धारण कर ली कि कोविड में हम लोग अपने आप में बंद हो गए। दूसरी एक बड़ी समस्या जो वैसे ही फेस कर रहे थे वो स्क्रीन टाइम की थी, कि अगर एक बच्चा सिर्फ मोबाइल में अपने आप को कैद कर लेता है या लैपटॉप में कैद कर लेता है या वीडियो गेम्स में कैद कर लेता है, तो उसका इंटरेक्शन और ज्यादा अफेक्टेड रहता है। और कोविड में क्योंकि हमारा बाहर निकलना बंद था, स्कूल्स बंद थे, तो जो सोशल इंटरेक्शन की संभावनाएं थी वो और ज्यादा इन बच्चों पे इफेक्ट की। तो जो बॉर्डर लाइन केसेस थे जिनमें ये समस्या बॉर्डर लाइन थी, वो भी बढ़ के काफी मॉडरेट लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किसी सिंपल 3 क्वेश्चन से किसी माँ से कोई भी इंसान अगर करे, उसको ये पता चलता है कि वो बच्चा नहीं बोल रहा है या उसका व्यवहार थोड़ा अलग हटके है, तो हम अगर सिंपल 3 क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं और माँ उसका आंसर देती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हम माँ से पूछें कि क्या आप इसके बोलने से संतुष्ट हैं, और अगर माँ का आंसर है नहीं है, तो दूसरा सवाल, क्या ये पहले बोलता था बाद में इसने बोलना बंद किया। तो यहीं पे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा एक प्रॉब्लम एरिया जो है वो कम्युनिकेशन का है। दूसरा समाज से जो हमें सवाल करना है वो ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यवहार में अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और इसमें भी कहीं ये बाकी चीजें जो इसकी मर्जी के बाहर की होती हैं ये नहीं करता है। तो यूजुअली इसमें इमीडिएटली माँ का रिस्पॉन्स आता है कि हाँ डॉक्टर साहब, हमें ऐसा फील होता है कि सिर्फ अपने एरियाज में काम करता है, अपनी मर्जी की चीज करता है, अपने ही व्यवहार से कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता, बल्कि रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जमीन पर सर पटकने लगता है, अलग अलग तरह के टेंट्रम्स या अपनी तरफ व्यवहार खींचने की कोशिश करता है। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट का ये दूसरा एरिया है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी स्टेज पे। तीसरा है कि ये आपकी 10 में से कितनी बात मानता है, और ये मैं 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए बता रहा हूं या 3 साल तक के बच्चों के लिए बता रहा हूं। अगर माँ का रिप्लाई है कि वो 10 में से 2 से ज्यादा बात नहीं मानता, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो बात डांट के ना बोली जाए, किसी लालच के साथ ना बोली जाए, या किसी ऐसे विषय पे ना हो जिसपे बच्चे का लगाव है, यानी वो मोबाइल से बहुत अधिक अटैच्ड है या किसी एक खिलौने से बहुत अटैच्ड है, तो वो काम तो तुरंत करके दे देगा। लेकिन इनके अलावा अगर हम बेसिक उससे पूछें कि इन चीजों के अलावा 10 में से आपकी कितनी बात मानता है, तो अगर यूजुअली माँ का आंसर होगा डॉक्टर साहब 1 या 2 या 3 से ज्यादा बात नहीं मानता। हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारा पूरा जो इनिशियल स्कूलिंग है वो इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होता है। हमें व्यवहार को इस तरह डेवलप करना होता है कि हमें स्कूल में टीचर की बात को, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, वो जैसा बता रहा है उस तरह से चीज को लर्न करना है। यहाँ हमारी समस्या ये है कि अगर वो घर पे 10 में से 2 बात नहीं मान रहा,
तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्कूलिंग में समस्या आने वाली है, और यहीं पे हमको उसको स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट देने की जरूरत है। टारगेट हमारा नॉर्मल स्कूल होना चाहिए जहां हमें उसे इंटीग्रेट करना है। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नॉर्मल इंसान को। और ये मैं नहीं बोल रहा कि हम इससे ये बोल दें कि इसे ऑटिज्म है। मेरा यूजुअली, मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मास्टर ट्रेनर हूँ, इंडियन एकेडमी का नेशनल पे। मेरी हर स्लाइड का, जब प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड होती है, मैं उसमें ऑटिज्म वर्ड बना के उसको बम से या एक ऐसे दिखाता हूं कि वो बस्ट हो गया। रीजन, अगर आप ऑटिज्म वर्ड गूगल पे डालेंगे तो लगभग 20 करोड़ साइट्स ओपन होते हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा जीवन भर विकलांग रहेगा। और इसको मैं एक आम, उसमें एक ही एग्जांपल मैं दे सकता हूं। कभी हम में से काफी लोग कोविड से परेशान होकर निकले हैं, तो कुछ ऐसे लोग थे जिसमें खाली स्मेल गई, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ पता ही नहीं चला, और बाद में पता चला कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, जिससे ये समझ में आया कि इनको पहले इन्फेक्शन हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कुछ ऐसे थे अनफॉर्चुनेटली जिन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, कुछ ने अपनी जान को खो दिया। अब क्या कोविड हम मान लें कि पांचों एक ही उसमें था? हाँ, कोविड एक था, लेकिन उसकी ग्रेड्स अलग अलग थी। इसी तरह ऑटिज्म में भी समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने जल्दी आइडेंटिफाई किया और वो माइल्ड वैरायटी है या मॉडरेट वैरायटी है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हम उसको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हर ऑटिज्म को ये मान लेना कि ये तो जीवन भर दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा। और उससे बड़ी बात, ये सारे सिम्टम्स हमने मौजूद होते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमने उससे बात करना बंद कर दिया, तो क्या हम ऑटिस्टिक हो गए? किसी ने मेरे से पैसे लिए, वापस नहीं किए, मैंने उसे देखना बंद कर दिया, तो क्या हम ऑटिस्टिक हो गए? तो ऐसा नहीं है। या हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सबको क्या नमस्ते या गुड मॉर्निंग करते चलते हैं, या मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह सबको प्यार की झप्पी देते हैं? नहीं, ये सारे व्यवहार नॉर्मल नहीं है। तो हम उम्मीद करें कि हम किसी ऑटिज्म को ऐसा ट्रेन कर देंगे कि वो सबका दोस्त हो जाएगा, सबको नमस्ते करेगा या सबके साथ खेलेगा, ये संभव नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि वो सोशली इंटीग्रेट होके एक सक्सेसफुल इंसान की तरह समाज में अपना योगदान दे सके, देश में अपना योगदान दे सके। ये हमारा टारगेट होता है, जो एक मैक्सिमम पोटेंशियल का शब्द है, यानी हर इंसान अपनी मैक्सिमम क्षमता पे जो काम कर सकता है। इसी तरह इन बच्चों की एक क्षमता होती है, और कई बार जैसा मैंने बोला, इसमें से 2/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक व्यवस्था तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी हो सकती है, या एक डोमेन बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो सकता है। उस डोमेन को सब्सिक्वेंटली वर्कअप करने की जरूरत होती है। पर जैसा मैंने आपसे बोला, इस सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। वरना अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उनका रिवॉर्ड सिस्टम उन्हीं के व्यवहार से एक्टिवेट होने लगा, तो फिर ये समस्या बड़ा रूप धारण कर लेती है, और इनको बाद में संभाल पाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक परिवार के लिए डेफिनेटली वो बहुत ही चैलेंजिंग सिनेरियो है, बहुत ही विकट स्थिति है। जबकि इनिशियल फेज में, जैसा मैंने आपसे बोला, कि अगर हमको अर्ली स्टेज पे भी ये पता चलता है कि एक बच्चे को बोलने की समस्या आ रही है, उसके साथ व्यवहार की समस्या आ रही है, और उसके साथ सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, तो 3 चीजें तो हम तुरंत प्लान कर सकते हैं। और अभी सभी जगहों पे DEIC अवेलेबल है, जिसमें कि स्पीच थेरेपी जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे, साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करे, स्पेशल एजुकेटर जो उसको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट करने के लिए सपोर्ट कर सके, यानी स्कूल प्रिपेयर्डनेस के लिए हेल्प आउट कर सके। और लास्ट में अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। और ये चीज के लिए हम अलग अलग फोरम्स पे पीडियाट्रिशियंस के लिए, नॉर्मल डॉक्टर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने बोला कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन बहुत महती योगदान दे रहा है। और विशेषकर जैसे मैंने बोला कि राघवेंद्र भाई जी के साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई, कई वर्कशॉप्स हम लोग ने साथ में कंडक्ट करी। और मैं आभारी हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी, कि जिन्होंने मुझे एडवाइजर लेके न सिर्फ महर्षि दधीची पुरस्कार से मुझे पुरस्कृत किया था, बल्कि हम स्टेट लेवल पे दूरस्थ अंचलों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई इंटरवेंशन, यही सर्विसेज ब्लॉक लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये बच्चा जो भी इस महान देश में पैदा हुआ है, वो अपनी महानता के साथ, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अपना योगदान इसके विकास में दे सके, और वो एक समाज का अभिन्न अंग बन सके। और जैसा मैंने बोला कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। अगर कोई बच्चा नहीं जल्दी आइडेंटिफाई हो पाया है तो क्या सब कुछ खत्म है? नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके पास भी उसकी एक क्षमता है। हाँ, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा, किसी की स्पोर्ट्स में हो सकती है, किसी की जो है वो अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, और अलग व्यवहार में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो सकता है। फिर हमको उसको ग्रूम करना होता है, उसके लिए उसको ट्रेन करना होता है, जिससे कि वो उस डोमेन के साथ अपना समाज में एक पॉजिटिव योगदान दे सके। मुख्यतः ये मेरे हिसाब से एक जनरल फोरम पे अगर हम इतना समझ पाए कि ऑटिज्म जो है वो एक व्यवहार की, कम्युनिकेशन की, और जिसमें कहना चाहिए व्यवहार में भी रिपीटेशन की, बार बार एक ही चीज पे अड़े रहने की जो एक बच्चे की संभावना होती है, या इस तरह का एक उसमें प्रेजेंस होता है जो उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाने से रोक रहा होता है, इसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें के जैसा मैंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट इंडियन गजेट नोटिफिकेशन में है कि एक इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म है, जिससे कि हम इन बच्चों का डिटेल्ड असेसमेंट कर सकते हैं। ईसा है, उसके बाद इंक्लेन टूल है जिससे हम इन्हें सर्टिफाई करते हैं, और अभी जो नई विकलांगता की लिस्ट आई है उसमें ऑटिज्म को इंक्लूड किया गया है दिव्यांगजनों की, जिससे कि अब उनको सरकारी पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके नॉर्मल इंटीग्रेशन के लिए। और जैसा मैंने बोला, हमारा मेन टारगेट इनिशियली होना चाहिए कि जैसे ही 1.5 साल पे अगर हमें पता चलता है कि कोई बच्चा आंख से आंख नहीं मिला रहा है, बीच बीच में पंजे उठा के चल रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ बोलना शुरू किया था बाद में बोलना बंद कर दे रहा है, कुछ बच्चों के साथ मिक्सअप कर रहा था बाद में वो भी नहीं कर रहा है, या अपने में ही बातें रिपीट करता जा रहा है, तो वो सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे को इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको फिर डिटेल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ से उसके विषय में बात करें, उसका प्रॉपर असेसमेंट हो। लेकिन हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए वेट ना करें। ये जो प्रॉब्लम लिस्ट है अगर मौजूद है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान होगा वो उन्हें एम्पावर करना होगा, यानी थेरेपी स्टार्ट करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मलेरिया या टाइफाइड नहीं है कि डॉक्टर साहब ने अगर पहले डायग्नोसिस ये नहीं बनाया कि ये मलेरिया था या टाइफाइड था, तो मलेरिया की जगह गलती से टाइफाइड की दवाई दे दी। अगर आप डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या डेवलपमेंटल इश्यूज में आप प्रॉब्लम लिस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिससे बच्चे को दिक्कत आ रही है, और उसमें सपोर्ट देने की कोशिश जितनी जल्दी करेंगे, वो बच्चा काफी संभावना है कि उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा जो बाद में उसे ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी या इस तरह की बड़ी बड़े जिसे कहना चाहिए कठिन मेडिकल शब्दों के मायाजाल में उलझा देगी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी संभावना और क्षमताओं पे भी विपरीत असर डालेगी। इस सबके साथ जैसा मैंने बोला कि इन बच्चों में कुछ और भी दिक्कतें होती हैं। अगर शुरुआती संभावनाएं नहीं होती हैं तो फिर बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा 1/3 बच्चों में जैसा मैंने बोला मंदबुद्धिता हो सकती है। कुछ ऐसे बच्चों में सोने की समस्या यानी सोने से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक चंचलता हो सकती है। कुछ बच्चों में साथ बच्चों की मिक्सिंग की जो समस्या है उसके साथ एक दूसरे को मारना या इस तरह का एक व्यवहार की समस्या हो सकती है। अगर ऐसी कुछ संभावनाएं या समस्याएं हैं तो उसके लिए हमको साइकेट्रिस्ट मदद की आवश्यकता लग सकती है, जिससे हम उनको काफी हद तक के हेल्प आउट कर सकते हैं। एनी स्टेज, जैसा मैंने बोला, वो कोई भी स्टेज हो, आइडियली हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम एज ए वॉलंटियर इन बच्चों को 2 साल से पहले आइडेंटिफाई कर लें, वहीं से इनकी मदद करना शुरू कर दें। एक बार मदद स्टार्ट हो गई, देखें अगर आवश्यकता लगती है तो फिर साइकोलॉजिस्ट से हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन करा लें, और टारगेट ये हो कि जितना जल्दी हो हम इन्हें प्ले ग्रुप, आंगनवाड़ी, जो भी घर के पास छोटी स्कूल की संभावना है, जो भी उसका नाम हम बोलना चाहें, प्ले ग्रुप बोलना चाहें, किंडरगार्टन बोलना चाहें, तुरंत उन बच्चों के साथ वहां, ताकि ये बच्चों में मिक्सअप हो सके। हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट वे में एज अ मैसेज, एज अ मिशन हमें लेके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे इंटरेक्शन को फर्दर रोकता है और बच्चे को अपने में ही आत्म केंद्रित होने के लिए मजबूर करता है। बाई डायरेक्शनल यानी अगर वीडियो कॉल पे बात की जा रही है वो स्क्रीन टाइम में नहीं आता, क्योंकि वो इंटरेक्टिव होता है। स्क्रीन टाइम से जो हमारी सोच है
वो ये है कि अगर वो सिर्फ बैठ के मोबाइल देख रहा है, उसमें गाना देख रहा है या उसमें राइम्स देख रहा है, कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए उससे पोएम याद कर रहा। मैंने बोला पोएम आप जब बताते हैं तो हर बार एक अलग फेस बना के बताएंगे, एक अलग तरीके से बताएंगे, ये एक ही वे चीज को बार बार रिपीट कर रहा है जो उसके व्यवहार में और एकरूपता लाता जा रहा है या नेगेटिव व्यवहार को रीइंफोर्स कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे को इस चीज पे ध्यान देना आवश्यक है कि हम शुरू के 2 साल में स्क्रीन का उपयोग ना करें। अगर जैसा मैंने बताया कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं तो हम प्रॉब्लम लिस्ट पे ही उनको मदद शुरू कर दें, फिर चाहे हम सब्सिक्वेंटली उस चीजों को डिटेल्ड साइकोलॉजिस्ट इवेल्युएशन पे जाएं। इसमें हर बच्चे में एमआरआई कराना आवश्यक नहीं है, हर बच्चे में क्लिनिकली बड़ी जांचें कराना कोई आवश्यक नहीं है, कोई ऐसी दवाई इसकी नहीं है जिससे मैं बोलूं कि ऑटिज्म ठीक हो जाता है। इसलिए व्यर्थ के उस तरह के जंजालों से जिसमें कि कहीं स्टेम सेल थेरेपी को प्रमोट किया जा रहा है, कहीं कुछ और इस तरह के ट्रीटमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है जो अनफॉर्चुनेटली कहीं भी एविडेंस में प्रूव नहीं है कि इससे इन बच्चों का फायदा हो सकता है, बल्कि ये एक तरह का फाइनेंशियल या कहना चाहिए गिमिक है जो बेचारी फैमिली ये सोचती है कि किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली फैमिली को भी हमें ये बताना होगा कि हमें लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, शॉर्टकट मत ढूंढिए। एक नॉर्मल बच्चे को भी 1 साल लगता है एक क्लास पास होने के लिए। हम अगर सोच रहे हैं कि हम इस बच्चे को 1 साल या 1 महीने में 2 साल के हिसाब से ट्रेन कर देंगे तो ये नॉर्मल व्यवहार के या नॉर्मल डेवलपमेंट से मैच नहीं करता। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। अगर किसी को भी कोई इससे रिलेटेड फर्दर अवेयरनेस की या कोई चीज की आवश्यकता है वो मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है, या भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आई एम अवेलेबल फॉर आंसर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। 1% पॉपुलेशन वर्ल्ड की अफेक्टेड है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अवेयरनेस ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। रितु मैडम और डॉक्टर जफर मिनाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की इस वेबिनार के लिए। आप जैसे वक्ताओं के माध्यम से ही हम लगातार अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम अब इस सत्र को ओपन करते हैं, जिसको भी प्रश्न करना है हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, नमस्ते जी नमस्ते। ये कांग्रेचुलेशन